नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन हो सकता है। कल इस गठबंधन का ऐलान हो सकता है। आम आदमी पार्टी 7 सीटों पर दावा कर रही है, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो सकता है, तो बड़ी खबर इस वक्त की गठबंधन को लेकर। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हरियाणा में 7 चुनाव लड़ सकते हैं, इसकी संभावना अब प्रबल दिख रही है। तो देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर संभव यह है कि कल हो सकता है इसका ऐलान कर दिया जाए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि बातचीत अपने अंतिम चरण में है। हो सकता है कल इसका ऐलान भी कर दिया जाए इस गठबंधन का। हालांकि देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लगातार ये बयान आते रहे हैं कि हम 90 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, अपनी तैयारी 90 सीटों पर कर रहे हैं। कांग्रेस की भी अपनी अलग तैयारी है। कांग्रेस के अंदर से भी कई नेताओं का यह कहना है कि गठबंधन की आवश्यकता नहीं। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कई नेताओं का यह कहना है कि गठबंधन की आवश्यकता नहीं, लेकिन जो आलाकमान फैसला लेगा वही सर्वोपरि होगा। तो अधिक जानकारी के साथ हमारी सहयोगी भावना हमारे साथ जोड़ रही है। भावना, क्या जानकारी, गठबंधन तय हो गया है? जी अभिषेक, देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से सभी पार्टियां ये कहते हुए नजर आ रही थी कि वे अपने अपने स्तर पर चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अब ये कहा जा सकता है हरियाणा का चुनाव जो है वो गठबंधन में लड़ा जा रहा है। 7 सीटों पर जो है सहमति बनती हुई नजर आ रही है। मैं आपको बता दूं, जिंद, कलायत, पानीपत, मोगा, फरीदाबाद और गुड़गांव और साथ ही साथ रनिया की जो 7 सीटें हैं, ये जो 7 सीटें हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं सहमति बनती हुई नजर आ रही है। और वहीं आम आदमी पार्टी प्लान बी के ऊपर भी काम करती हुई नजर आ रही है कि अगर ये गठबंधन नहीं होता है तो जो भाजपा के बागी नेता है या फिर कांग्रेस के जो बागी नेता है उनके साथ मिलकर आम आदमी पार्टी अपनी सूची जारी कर सकती है। कल सूची जारी करने का जो है अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में बेहद ही कम समय रह गया है। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि कल आम आदमी पार्टी या तो गठबंधन की सूची जारी करेगी या फिर बागी नेताओं के साथ मिलकर जो है हरियाणा विधानसभा चुनाव की सूची जारी करेगी। बिल्कुल, लेकिन एक चीज और यह है भावना कि जिस तरीके से पार्टी के अंदर से बयान आ रहे हैं, हालांकि ये कहा जा रहा है कि आलाकमान जो फैसला लेगा वही होगा, लेकिन संदीप पाठक जैसे नेता अगर बयान दे रहे हैं तो फिर सवाल गठबंधन को लेकर के, गठबंधन अगर हो भी जाता है तो फिर वोटर्स क्या इसे स्वीकार कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आम आदमी पार्टी को सोचना होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के अंदर से बहुत बार ये दावा किया गया है कि हमने 90 की 90 सीटों पर अपनी तैयारी कर रखी है। जी अभिषेक, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, लोकसभा चुनाव के बाद कहीं न कहीं चाहे आम आदमी पार्टी की बात की जाए या फिर कांग्रेस की बात की जाए, लगातार यही कहते हुए नजर आए थे कि सभी अपने दमखम खुद दिखाएंगे, यानी कि अकेले स्तर पर जो है वो विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं गठबंधन का उद्देश्य केवल एक ही है कि भाजपा को करारी हार देना, भाजपा की जिस तरीके से तानाशाही है उस तानाशाही को खत्म करना, इसलिए जो एक गठबंधन किया जा रहा है। और वहीं अगर देखा जाए तो सीटों की सहमति को लेकर, तो जहां पहले आम आदमी पार्टी 10 सीटों पर डिमांड करती हुई नजर आ रही थी, वही उम्मीद लगाई जा रही है कि अब 7 सीटों पर अपना दमखम दिखाने के लिए आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। और इसलिए 7 सीटों का जो है खामा आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकता है। तो हो सकता है कि अगर ये गठबंधन होता है तो आम आदमी पार्टी हरियाणा में 7 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़े, बाकी सीट्स पर कांग्रेस चुनाव लड़ती हुई नजर आए। कब तक ये संभव है कि ऐलान हो जाए? अभिषेक, उम्मीद लगाई जा रही है कि कल तक जो है, ये आज शाम या कल तक जो है ये सूची जारी हो सकती है कि क्या ये चुनाव जो है हरियाणा का चुनाव वो गठबंधन में
से। बहुत शुक्रिया भावना आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी बीच देखिए, अब बीजेपी अपने रूठों को मनाने में जुट गई है। करनाल पहुंचे हैं सीएम नायब सिंह सैनी। रेणु बाला गुप्ता को मनाने की कोशिश सीएम ने की है। पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है, ये कहा है नायब सैनी ने। मैं यहां से विधायक हूं, मेरा आना जाना लगा रहता है। मैं अपनी दीदी के घर आया था चाय पीने, जब मन करता है मैं आ जाता हूं। पार्टी का आदेश रेणु बाला ने स्वीकार किया है। मैं 10 को नॉमिनेशन कर रहा हूं। लाडवा के लोगों का प्रेम मिल रहा है। तो देखिए, हरियाणा में चुनावी सरगर्मी अब अपने शबाब पर है। सीएम नायब सिंह सैनी रेणु बाला गुप्ता को मनाने के लिए उनके घर करनाल पहुंचे। करीब 1 घंटे तक रेणु बाला गुप्ता के घर पर रुकने के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। रेणु बाला ने पार्टी का निर्णय स्वीकार किया है। तो देखिए, बीजेपी की लिस्ट जब से आई है उसके बाद से हरियाणा में बीजेपी में इस्तीफों का सिलसिला एक चल पड़ा। कई नेताओं ने पार्टी का दामन छोड़ दिया, पार्टी का साथ छोड़ दिया। परिवार के अंदर मैं आया हूँ, परिवार से बातचीत किया है और चुनाव चल रहा है। हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े मार्जिन के साथ हरियाणा के लोग बना रहे हैं और मैं लगातार लोगों के बीच में उनका आशीर्वाद लेने के लिए जाता रहता हूं। यहाँ आना जाना रहता है। परिवार तो देखिए, नायब सिंह सैनी मनाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। रेणु बाला गुप्ता को मनाने के लिए पहुंचे और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 10 तारीख को मैं नॉमिनेशन कर रहा हूं। तो बीजेपी में जो नेता इस समय टिकट ना मिलने की वजह से नाराज हैं, तो ये नाराजगी भारी ना पड़े इसलिए रूठों को मनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से लगातार की जा रही है। तो देखिए, करनाल पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी। रेणु बाला गुप्ता को मनाने की कोशिश की, लगभग 1 घंटे तक उनके घर पर रहे। कांग्रेस और आमदार माने जा रहे थे, सर्वे में भी उतरते उसके बावजूद भी टिकट कटा सर, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ, उसको कैसे देखते हैं सर? वो मैंने पहले आपके आने से पहले सारी विषय बताया है कि इस गठबंधन के नाते से जैसे विचार उनके मन में आया तो साफ ये पता लग रहा है, आपको भी पता लग रहा है, हमको भी पता लग रहा है कि वो अपनी हार मान चुके हैं। अगर वो हार न मानते तो इस प्रकार के गठबंधनों की बातें क्यों करते हैं? तो गठबंधन का विषय ये है। आखिर गठबंधन तो मजबूरी में हमने भी किया था। गठबंधन का अर्थ ही ये होता है कि वो अपने दम पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इसीलिए गठबंधन हो रहा है। तो जनता वोटर को लेकर कई तरह की मैं सभी लोगों से मिलूंगा कि जो विधानसभा क्षेत्र में चलिए, धन्यवाद। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी मुकुल हमारे साथ जुड़ गए हैं करनाल से। मुकुल, तो बीजेपी रूठों को मनाने में पूरी तरीके से जुटी हुई है। जी बिल्कुल, देखिए जब से ही टिकटों का अनाउंसमेंट होती है उसके बाद से लगातार काफी नेता ऐसे हैं जो नाराज चल रहे हैं, क्योंकि उनको एक उम्मीद होती है, अंदर से आस होती है कि टिकट शायद उन्हें ही मिलेगी। वैसी एक पूर्व मेयर करनाल से हैं रेणु बाला गुप्ता। जैसे ही टिकटों की अनाउंसमेंट होती है करनाल से
जगमोहन आनंद उम्मीदवार होते हैं और उसके बाद से जो है लगातार जो ये सिलसिला है रूठने मनाने का वो लगातार कहीं ना कहीं देखा जरूर जा रहा है। पूर्व मेयर है करनाल से रेणुबाला गुप्ता, वो भी काफी दिनों से नाराज चल रही है। हालांकि उन्होंने अपनी नाराजगी जो है वो फेसबुक पोस्ट पर भी डाली थी कि हम नाराज हैं, पार्टी में जो है किस तरीके से लगातार काफी ऐसे देखने भी मिल रहे हैं, काफी नेता नाराज चल रहे हैं। वहीं पर कल सीएम नायब सैनी उनके निवास स्थान पर पहुंचे थे, जब उनसे भी बातचीत की गई तो उनका कहना है कि मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मैं अपनी बहन के घर आया हूँ, चाय पीने के लिए आया हूँ। और उसके बाद से उन्होंने कहा है कि पार्टी का जो भी फैसला होता है वो सर्वोप्रिय है और रेणुबाला गुप्ता जो है इस चीज को मान भी रही हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी के साथ जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए लगातार नेताओं की बात करें, सीएम की बात करें, वो कार्यकर्ताओं के घर जा रहे हैं ताकि कोई भी उनका नेता है या कार्यकर्ता है उनसे नाराज ना रहे, क्योंकि आगे चुनावों का समय है। ऐसे में कहीं ना कहीं मजबूती दिखाने के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं का साथ होना बेहद ज्यादा जरूरी है। जी मुकुल, ऐसे में जब रेणुबाला गुप्ता से मुलाकात हुई सीएम की, उसके बाद क्या रिएक्शन है रेणुबाला गुप्ता के? बिल्कुल, देखिए सीएम नायब सैनी ने कहा कि पार्टी का जो भी फैसला है वो सर्वोप्रिय है, वो मान गए हैं। लेकिन जब हमने रेणुबाला गुप्ता से बातचीत की, उन्होंने कहा कि हमने 3 दिन का समय उनको दिया है कि वो तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनके पारिवारिक सदस्य हैं, उनसे फैसला लेकर 10 तारीख को कोई अपना एक फैसला सुना सकते हैं। क्या वो पार्टी के अंदर रहेंगे या क्या कुछ फैसला लेना है, या पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, चाहे वो सीएम खुद ही क्यों ना, वो जो उनसे मिलने आए, कि उनकी बात मानी जाएगी। वो बहरहाल अभी तक जो उनका फैसला है वो 10 तारीख तक के लिए रखा गया, क्योंकि तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करके कोई निर्णय ले सकते हैं। जी मुकुल, अगर एक केस ऐसा बनता है कि रेणुबाला मान जाती हैं, तब क्या स्थिति बनती है? और अगर नहीं मानती हैं तब बीजेपी के लिए फिर क्या स्थिति बनती है? बिल्कुल, देखिए चुनावों का समय है, ऐसे में कहीं ना कहीं माहौल जो है करनाल का काफी ज्यादा गर्माता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि पूर्व मेयर है, 2 बार की मेयर रह चुकी हैं और अब जो है पार्टी से कहीं ना कहीं नाराज चल रही हैं। अगर वो मान जाती है तो कहीं ना कहीं इससे अब साफ तौर पर जो है पार्टी को इससे मजबूती जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि एक ऐसे में तमाम उनके साथ कार्यकर्ता जुड़े होते हैं, तमाम उनके साथ नेता हैं, और भी वो भी कहीं ना कहीं नाराज हो जाते हैं पार्टी से। अगर वो मान जाते हैं तो पार्टी के लिए एक अच्छा कदम हो सकता है, एक अच्छा फैसला हो सकता है, क्योंकि पार्टी को जो है इससे कहीं ना कहीं मजबूती भी मिलेगी। और वो अगर नहीं मानते हैं तो वो उसके बाद उनका फैसला होगा कि वो निर्दलीय लड़ते हैं या किसी और पार्टी का हाथ दामन पकड़ते हैं। वो बहरहाल अभी 10 तारीख को स्थिति जो है वो स्पष्ट हो पाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मुकुल आपका तमाम जानकारी के लिए। उधर कांग्रेस नेता और पहलवान बजरंग पूनिया ने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी पर हमला बोला और कहा कि अगर विनेश फोगाट को हराना आसान है तो नायब सिंह सैनी अपने लिए सुरक्षित सीट क्यों तलाश रहे हैं? अगर उन्हें लगता है कि विनेश फोगाट को कोई हरा सकता है तो उन्हें जुलाना से चुनाव लड़ने के लिए कहें। सैनी साहब फिर अपनी सीट क्यों ढूंढ रहे हैं, सेफ सीट? सैनी साहब बोल रहे हैं कि विनेश को कोई भी हरा सकता है, फिर आप लड़ लो खुद जुलाना से। और खुद कभी करनाल से बोल रहे हैं, कभी लाडवा से बोल रहे हैं, तो वेलकम है जुलाना में, आप लड़िए। आप तो स्टेट के मुखिया हैं। दावा फिर ऊपर क्यों गठबंधन कर रखा है? फिर 240 लेके आप विपक्ष में बैठ जाओ। भाई जो चीज़ इंडिया गठबंधन में जो लोग हैं उनके साथ तो मिलके एक साथ आगे बढ़ रहे हैं मजबूती के साथ, फिर आप भी छोड़ दो उनको। 240 लेके आप बैठे हो, विपक्ष में बैठो आप लोग। हाँ वही तो बोल रहा हूँ ना, फिर अपना छोड़ के और बैठो विपक्ष में। वहीं कैथल से बीजेपी उम्मीदवार कुलवंत बाजीगर लोगों के बीच जाकर जन समर्थन जुटा रहे हैं। कुलवंत बाजीगर लोगों के बीच जाकर अपने काम को गिना रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता शैंकी जिंदल ने बीजेपी प्रत्याशी कुलवंत बाजीगर से बात की है, सुनिए। गुला से पूरा विधायक कुलवंत बाजीगर जो भाजपा से कमल का फूल लेकर गुला विधानसभा में पहुंचे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को अगर हम जाने तो लौह पुरुष के नाम से जानते थे। अगर गुला की बात करें तो गुला के अंदर इनको विकास पुरुष के नाम से जानते हैं। तो कुलवंत जी, पहले तो ये बताइए कि आपको विकास पुरुष ही क्यों कहा जाता है? ऐसा क्या कारण है कि हर व्यक्ति के जुबान पे विकास पुरुष का नाम है? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं आप टीवी चैनल वाले साथी। ये चौथा सितंबर है और हर घर तक बात पहुंचाता है। रही बात आप जो सवाल कर रहे हो, मेरे माँ बाप ने मेरा नाम कुलवंत रखा था, जनता ने मेरा नाम विधायक रख दिया। अब ये तो जनता ही बताए कि नाम विकास पुरुष रखा है, तो जनता नहीं रखा है। मेरी ड्यूटी है, वो मेरी जिम्मेवारी है, वो मैं कर रहा हूँ और मैं करता रहूँगा ता जिंदगी लोगों के बीच में रह के।
इनकी सुननी और इनका काम करवाना मेरी जिम्मेवारी बनती है। 2014 से लेके 19 के बीच में विकास पुरुष के नाम से ये कहा गया है कि लगातार यहाँ का विकास हुआ है। 2019 से लेके 24 की अगर बात करें, झजपा भी अलायंस में थी भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन उस सेशन को देखा जाए 5 साल का और वो 5 साल का, तो उन दोनों के बीच में आप किस तरह से अंतर देखते हैं? अंतर ये है कि उस वक्त विधायक कुलवंत बाजीगर था और 2019 के बाद विधायक जो था ईश्वर सिंह जी, आप उन्हीं से पूछना ये तो सवाल। मैं तो मेरी बात कह सकता हूं कि मैंने जितना विकास करवाया है इतने आज तक सभी विधायक नहीं करवा पाए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मेरे पे बहुत था। जब भी मैं कोई समाज की फाइल लेके जाता था तो मुख्यमंत्री कभी मना नहीं करते थे, उसी टाइम साइन कर देते थे। गुला चिका से शेंके। उधर हरियाणा के फतेहाबाद में रतिया विधानसभा में बीजेपी की टिकट पर सुनीता दुग्गल चुनावी मैदान में है। 2019 में सिरसा लोकसभा से चुनाव लड़ी और जीती भी, लेकिन इस बार सुनीता दुग्गल को रतिया विधानसभा से टिकट मिला है और इन पर बाहरी होने का आरोप भी लगाया जा रहा है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता सतीश अरोड़ा ने उनसे बात की है, सुनिए। आइए हम बात करते हैं श्रीमती सुनीता दुग्गल जी से। आप बताएं कि 2014 में आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अधिकारी थे, रिटायरमेंट ले लिया और राजनीति में आए, क्या मन में था आप? देखिए, परमपिता परमात्मा का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने कोई भी दुनिया की ऐसी चीज नहीं है कि जो आशीर्वाद मुझे ना दे रखा। उसके बाद कोई भी जो है परमात्मा में विश्वास रखने वाला इंसान ये सोचता है कि अब हम वापस वे बैक टू द सोसाइटी वो कैसे कर सकते हैं। तो जनसेवा का भाव जो है वो बचपन से ही मुझ में था, और जब मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऑफिसर थी उस समय में भी मैं रामकिशन मिशन से जुड़ी हुई थी। चाहे हम ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, ब्लड डोनेशन कैंप्स की बात करें, मेडिकल कैंप्स की बात करें, एडल्ट एजुकेशन की बात करें, इन सबसे मैं जुड़ी हुई। और उसी दौरान जब मुझे मौका मिला भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2014 के अंदर के लोकसभा का चुनाव सिरसा की सीट से मुझे लड़ने का मौका मिल सकता है, तो मैंने उसको सहर्ष स्वीकार किया। हालांकि उस समय में कुछ ऐसा समीकरण हुए कि हजका जो पार्टी थी उसके साथ हमारा अलायंस था और वो सिरसा लोकसभा की सीट जो है उनके अलायंस में चली गई और मुझे सीट नहीं मिली और मेरी नौकरी भी चली गई थी और इसके साथ साथ टिकट भी नहीं। उधर हरियाणा के अंबाला में परिवहन मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी असीम गोयल ने अपने चुनावी कार्यालय का शुभारंभ किया। असीम गोयल ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि आज पूरा देश कांग्रेस की अंतर्कलह को देख रहा है। विनेश फोगाट को लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरह उन्होंने आते ही राजनीतिक पार्टी ज्वाइन की, इससे साफ लगता है कि यह साजिश हो सकती है। असीम गोयल ने हिमाचल प्रदेश के आर्थिक संकट को लेकर कहा कि ये खटाखट सरकार फटाफट बाहर होगी, कांग्रेस तेलंगाना में भी यही हाल करेगी। देखिए, मेरा ये मानना है जिस प्रकार से आप एकदम से देश के लिए खेल कर आए हो और तुरंत एक एजेंडे से जुड़ जाना, एक हर चीज़ की गरिमा होती है। हमने भी प्लेयर्स को टिकट दिया, लेकिन एक अरसा बीत जाने के बाद जब वो सेटल हो गए तो पहले जाने से पहले भी किस प्रकार का घटनाक्रम हुआ, आने के बाद भी किस प्रकार का घटनाक्रम हुआ, तो कहीं ना कहीं ये दोनों घटनाक्रम इशारा करते हैं कि किसी न किसी जगह से या किसी न किसी तरीके से उनकी जो है आपसी तालमेल तो था। तो मुझे लगता है कि जो देश की गरिमा बढ़ाने वाले लोग हैं, निवेश जी एक सम्मानीय हमारी प्लेयर रही हैं, आज वो कांग्रेस में हैं। मैं उनको उनकी राजनीतिक जीवन के लिए भी शुभकामनाएं देता हूँ।
हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव होने हैं और 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे, जिसको लेकर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। यमुनानगर के जगाधरी विधानसभा से विधायक और कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कंवरपाल गुर्जर से खास बात की हमारे सहयोगी ने, सुनवाते हैं आपको। जो विधायक जो प्रत्याशी है जगाधरी के, उनके द्वारा जो है चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत मुबारक, चुनाव कार्यालय आपने खोला है, किस तरह की रणनीति रहेगी? धन्यवाद। देखिए, हमारा जो है, मैंने पहले भी ये बात कही कि हमारा जो मुद्दा रहेगा वो विकास ही रहेगा और विकास पे चुनाव लड़ेंगे। और हमने 10 साल में जो विकास के कार्य किए वो सबके सामने है और जनता उससे संतुष्ट है और निश्चित तौर से जनता का आशीर्वाद जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर जो हरियाणा की स्थिति है वो करेगी? देखिए, हम मैक्सिमम सीटें जीतेंगे, हम निश्चित तौर से सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की बढ़ेगी। सर, अभी 67 प्रत्याशियों की लिस्ट आई है, बाकी भी 23 बाकी, उसके लिए क्या है? मैं समझता हूँ कि शायद कल तक शायद सारी लिस्ट आ जाएगी। वहीं जगाधरी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी कंवरपाल गुर्जर के चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के दौरान यमुनानगर जिले के चुनाव प्रभारी, उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा और हिमाचल के पावटा साहिब से विधायक सुखराम चौधरी मौजूद रहे। इस मौके पर सुरेश राणा ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत उत्साह है। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। विधायक गोल्डी कंबोज की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। बठिंडा थर्मल प्लांट के पास यह हादसा हुआ है। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। 3 गाड़ियों की आपस में टक्कर हुई है। तो ये बड़ी जानकारी बठिंडा से, जहां थर्मल प्लांट के पास एक बड़ा हादसा हुआ है। 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। राहत की बात यह है कि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। भिवानी डीसी और जिला निर्वाचन अधिकारी महावीर कौशिक की अगुवाई में स्थानीय पंचायत भवन में पीठासीन और सहायक पीठासीन अधिकारियों की 5 दिवसीय कार्यशाला शुरू हुई। कार्यशाला में सीईओ जिला परिषद अजय चोपड़ा ने पीठासीन और सहायक पीठासीन अधिकारियों को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से चुनाव कराने को लेकर जरूरी जानकारी दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।